हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम म्यूचुअल फंड सीरीज़ में टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी म्यूचुअल फंड्स किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारा पिछला वीडियो लेक्चर व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर देखिए ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स किस किस टाइप्स के होते हैं, किस टाइप की उनकी स्कीम्स होती हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जो कि अलग अलग बेसिस पे होते हैं, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ ऑपरेशंस एंड अकॉर्डिंग टू लोकेशन। इन सब के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बेस है अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे सबसे पहले जो टाइप आती है वो आती है पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स, यानी कि वो म्यूचुअल फंड्स जिन्हें इस्टेब्लिश कौन करता है, जिन्हें इस्टेब्लिश करता है पब्लिक सेक्टर। यानी पब्लिक सेक्टर से मतलब है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। देखिए, इंडिया के अंदर जो है, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया के लिए अभी भी एक नई है, लेकिन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा नई नहीं है। जहाँ तक सवाल है इंडिया का, इंडिया में जो है म्यूचुअल फंड जो है सबसे पहले जो इस्टेब्लिश किया वो यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था 1963-64 में। ये हमारा पहला म्यूचुअल फंड था जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ, और इसने काफ़ी लंबे टाइम तक इसमें सर्विसेज दी। यानी कि एक तरीके से जो म्यूचुअल फंड सेक्टर है, म्यूचुअल फंड मार्केट है, उसमें जो है यूटीआई की जो है एक तरीके से मोनोपोली थी। लेकिन जो बाद में देखा गया कि जो यूटीआई जो म्यूचुअल फंड है वो जो स्मॉल और मीडियम इन्वेस्टर्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा, इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि क्यों ना किसी और को भी हम एंट्री करें। तो लगभग 23 साल की मोनोपोली करने के बाद जो है 1987 में जो है गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपना म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एंट्री से जो है जो यूटीआई की जो मोनोपोली थी म्यूचुअल फंड मार्केट में वो एक तरीके से ख़त्म हो गई। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो पहला एक तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक था जिसने अपना म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश किया एसबीआई म्यूचुअल फंड के नाम से। उसके बाद तो बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनकी एंट्री हुई म्यूचुअल फंड में, जिसमें इंडियन बैंक और कैनरा बैंक हो गए, या बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इवन कुछ अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी हो गए जैसे जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इन सब ने भी जो है म्यूचुअल फंड के अंदर एंट्री की, और देखते ही देखते बहुत सारे जो है म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश हो गए। उसके बाद जिस तरीके से जो म्यूचुअल फंड्स की जो ग्रोथ थी वो लगातार बढ़ रही थी, और जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, और उम्मीद लगी कि क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को भी खोल दिया जाए म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो दूसरा जो बेस आता है दैट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। अब प्राइवेट सेक्टर जो म्यूचुअल फंड्स जो है उसको ओपन कर दिया गया कि जो म्यूचुअल फंड्स है उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया जाए इंडियन कैपिटल मार्केट में। गवर्नमेंट ने उनको अलाउ कर दिया। तो 1992 में जो है इनको एक तरीके से फरवरी 1992 में इनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपना म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश करने की। बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो है उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश किया। जो सबसे पहली जो प्राइवेट सेक्टर की म्यूचुअल फंड कंपनी थी जिसने अपना म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश किया वो थी कोठारी पायोनियर। कोठारी पायोनियर जो थी वो प्राइवेट सेक्टर की सबसे पहली कंपनी थी जिसने अपना म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश किया। वो अलग बात है कि बाद में उसने अपना जो बिजनेस है वो किसी दूसरे म्यूचुअल फंड को सेल आउट कर दिया था। तो अकॉर्डिंग टू ओनरशिप जो है दो तरह के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड एंड प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। दूसरा जो बेस आता है बेसिस का दैट इज अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, कि पोर्टफोलियो के बेस पे अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहला आता है इनकम फंड। जैसा कि इसका नाम बता रहा है इनकम फंड, इसमें जो फोकस किया जाता है यानी कि जो मेन फोकस होता है वो होता है इनकम। खासकर वो इन्वेस्टर्स जिन्हें जो है एक रेगुलर इनकम की ज़रूरत होती है और वो अपनी इनकम के लिए काफ़ी कॉशियस हैं, एक तरीके से कंसर्न है, क्योंकि जस्ट लाइक रिटायर्ड पर्सन हो गए या विडोज़ हो गई जिन्हें जो है अपनी एक रेगुलर खर्चों को पूरा करने के लिए इनकम की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जो है कुछ इनकम रिलेटेड जो है म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश हुए। इन म्यूचुअल फंड का जो मेन मकसद होता है वो होता है कि करंट इनकम को, यानी कि जो इन्वेस्टर्स है उसकी करंट इनकम को बढ़ाना। तो इस बेस पे जो है उनको इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है अपना जो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उससे जो उनको अर्निंग होती है, जो रिटर्न होती है, उस रिटर्न को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने इन्वेस्टर्स के बीच में, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रेगुलर जो है इनकम रिसीव होती रहे। इवन इनकम फंड को भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं।
एक तो वो जिसमें जो है रेगुलर इनकम, कॉन्स्टेंटली इनकम की जरूरत है। तो इस तरह के जो म्यूचुअल फंड है वो ऐसे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर रिस्क कम हो और वहां से रेगुलर इनकम रिसीव हो सके। तो खासकर वो जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी ओर उस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें इनकम की तो जरूरत होती है, लेकिन वो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा कंस्टेंटली इनकम की जरूरत नहीं होती। तो उस केस में जो उनका जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो ऐसी जगह उसको इन्वेस्ट करता है कि जहाँ पर थोड़ा सा मतलब रिस्क लेते। तो रिस्क लेने से क्या होता है कि उनकी जो इनकम है वो थोड़ी सी बढ़ती है, इनकम जो है वो इनहेंस होती है। तो उस केस में क्योंकि इनकम बढ़ती है तो साथ में रिस्क भी बढ़ता है। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको अभी तुरंत इनकम की जरूरत नहीं है और वो कुछ टाइम के लिए उसके लिए अपने आप को एक तरीके से रोक सकते हैं या वेट कर सकते हैं। दूसरा जो पोर्टफोलियो के बेस पे म्यूचुअल फंड आता है, दैट इज ग्रोथ फंड। अब ये ग्रोथ फंड क्या है? देखिए, बिल्कुल ये एक तरीके से अपोजिट है इनकम फंड के। इनकम फंड का जो मेन फोकस था वो था करंट की जो इनकम है उसको बढ़ाना, एक रेगुलर करंट इनकम को देना। दूसरी ओर ग्रोथ फंड का जो मेन मकसद है, ग्रोथ फंड का मेन मकसद है जो इन्वेस्टर्स है उसकी कैपिटल को इनहेंस करना, उसकी कैपिटल को बढ़ाना। यानी कि इन्वेस्टर ने मान लीजिए जितना भी पैसा लगाया, इफ सपोज एक इन्वेस्टर ए है, उसने 50,000 रुपये लगाया है, तो इस म्यूचुअल फंड का जो मकसद है उसके 50,000 इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ताकि लॉन्गर रन में जो है उसका 50,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 का हो, 70,000 का हो या 80,000 का हो, जिससे कि जो उसकी वैल्यू है वो इनहेंस हो। तो इसलिए जो ग्रोथ फंड्स की जो म्यूचुअल फंड है वो ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो कि लॉन्गर रन में अच्छा रिटर्न देती है। जैसे जैसे उनकी जो प्रोडक्शन का स्केल है, जो उनका इकोनॉमी का स्केल है उन एंटरप्राइजेस का, वो बढ़ता है, उसी के साथ जो है उनकी जो एक तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उनकी रेवेन्यू है वो भी बढ़ती है, और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स है उसकी भी जो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ती है। इन ग्रोथ फंड्स को जो है नेस्ट एग्स या लॉन्ग होल के नाम से भी जाना जाता है, कि इन्हें नेस्ट एक्स या लॉन्ग होल इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। तो ये उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनको अभी इनकम की जरूरत नहीं है, खासकर जो यंग एज के पर्सन है, जिनके पास एक तरीके से एक जॉब है, उनके पास एक रेगुलर इनकम है और वो उस इनकम को अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक वेट कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। तो उनके लिए बहुत सुटेबल है। जो तीसरे टाइप का जो म्यूचुअल फंड आता है, तीसरे टाइप का, दैट इज इक्विटी फंड। देखिए, इस म्यूचुअल फंड का जो नाम है उस नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड किस टाइप का है। जैसे इस म्यूचुअल फंड का नाम है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है? देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड वो है जिसमें जो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको इन्वेस्ट किया जाता है खासकर कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में। अब क्योंकि इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है तो जो भी इक्विटी शेयर से रिलेटेड रिस्क है वो भी रिस्क जो है इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जब म्यूचुअल फंड की ऐड आती है तो उस ऐड के अंदर आता है एक स्पेशल स्लोगन आता है जिसके लिए सेबी ने उनको कंपलसरी कर रखा है इस वार्निंग स्लोगन को बोलना कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली। क्योंकि जो भी रिस्क इक्विटी शेयर्स के साथ हैं वो सारे रिस्क जो हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ जो है जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि इसमें रिस्क बड़ा है तो इसमें रिटर्न भी ज़्यादा आता है। जब शेयर मार्केट, जो स्टॉक मार्केट एक अच्छा परफॉर्म करती है, राइजिंग परफॉर्म करती है, तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो अदर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो ये भी जो है इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। अब ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ये भी कई कैटेगरी के हो सकते हैं, इनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक होते हैं ब्लू चिप या लार्ज कैप। ब्लू चिप या लार्ज कैप वो होते हैं जो टॉप कंपनीज होती हैं, जिनका कैपिटलाइजेशन बहुत हाई लेवल का होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जस्ट लाइक रिलायंस, टाटा मोटर, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक। ये बड़ी लार्ज कंपनीज हैं। क्योंकि इन कंपनीज में जो इन्वेस्ट किया जाता है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट सेफ होता है, तो उसे हम कहते हैं ब्लू चिप या लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है तो इसलिए थोड़ी सी रिटर्न भी कंपेरेटिवली कम होती है। दूसरे मीडियम साइज़ की कंपनीज होती हैं, उन्हें कहते हैं मिड कैप फंड। और तीसरे जो बहुत ही स्मॉल साइज़ की कंपनी है तो उसे कहते हैं स्मॉल कैप फंड। तो इस इक्विटी फंड को भी आगे 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। जो चौथा टाइप का जो म्यूचुअल फंड आता है वो आता है डेट फंड। अब जैसा इसका नाम है डेट फंड, ये बिल्कुल अपोजिट है थर्ड पॉइंट से, इक्विटी फंड से। देखिए, जहां इक्विटी फंड में जो सारा इन्वेस्टमेंट है वो कहां किया जा रहा है? इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनीज में। डेट फंड में जो है वो जो कंपनी के जो डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, वहां पर इन्वेस्ट किया जाता है। तो एक तरीके से जो रिस्क है वो बिल्कुल कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि डिबेंचर जो है वो उनका चार्ज होता है कंपनी की एसेट्स पर। तो इसलिए अगर मान लीजिए कंपनी उस पेमेंट को करने में थोड़ा सी दिक्कत भी आती है तो जो उनकी एसेट्स है
है उसको सोल्ड कर सकती है म्यूचुअल फंड और अपने पैसे को वसूल कर सकती है। तो जो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड ने जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो काफ़ी हद तक जो है सेफ होता है और इसके ऊपर एक रेगुलर इनकम आती है, क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं, जो डिवेंचर्स होते हैं, उन पर रेगुलर इंटरेस्ट आता है। तो एक तरीके से ये सेफर साइड है। तो ये डेट फंड कहलाते हैं क्योंकि इन पे एक रेगुलर इनकम आती है। ये उनके लिए सूटेबल है जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, वो जो है अपना पैसा जो है डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 5 आता है दैट इज बैलेंस्ड और कंजर्वेटिव फंड। इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि एक तरीके से मिक्सचर है 0.3 और 0.4 का, यानी कि इक्विटी फंड और डेट फंड का ये कॉम्बो पैक है जिसके अंदर दोनों ही है। इसमें क्या करता है, जो फंड मैनेजर होता है वो अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से मैनेज करता है कि वो कुछ अमाउंट जो है वो इक्विटी में डालता है, इनकी कंपनी की जो इक्विटी शेयर्स है उनमें डालता है, और कुछ जो है वो डेट फंड जिस तरीके से डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हो गए जिन पर एक रेगुलर इनकम आती है उसमें डालता है। ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत सुटेबल है जो थोड़ा सा रिस्क भी लेना पसंद करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा एक तरीके से कंसिस्टेंसी भी चाहिए अपनी इनकम में, अपने इन्वेस्टमेंट में। तो उसमें जो फंड मैनेजर है उसको हमेशा अपना दिमाग लगाना होता है, और फंड मैनेजर इस चीज़ की कोशिश करता है जब उसे लगता है कि जो शेयर मार्केट है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसके पास फंड मैनेज करने के लिए अवेलेबल कॉर्पस फंड है, उसको जो है वो इक्विटी शेयर में ज़्यादा कर देता है और उसका एलोकेशन डेट फंड में कम कर देता है। लेकिन जैसे जैसे इक्विटी शेयर मार्केट जो है कंटिन्यूसली बढ़ती है, शेयर मार्केट राइज होने लगती है, तो अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल चेंज कर देता है। तो वो धीरे धीरे इक्विटी शेयर से बेचकर पैसा निकालना शुरू कर देता है और उस पैसे को जो है डेट फंड में डालना शुरू कर देता है। इसलिए इसको जो है बैलेंस फंड कहते हैं, जहां पर उसको बैलेंस किया जाता है और इस तरीके से मैनेज किया जाता है जिससे कि जो इन्वेस्टर्स है उसको रिस्क तो कम से कम हो, लेकिन जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव हो। नेक्स्ट जो स्कीम्स आती है, जो टाइप्स आता है, दैट इज इंडेक्स फंड। देखिए आज का बहुत ही पॉपुलर फंड है, इसे इंडेक्स फंड भी कहते हैं, इसे पैसिव फंड भी कहते हैं। जो अब तक हमने पढ़े वो सारे एक्टिव फंड थे, ये एक तरीके से पैसिव फंड है। अब ये इंडेक्स फंड होता क्या है? इंडेक्स फंड जो होता है उसमें क्या होता है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, खासकर जो हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज बहुत फेमस हैं, एक तो है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो इन स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडाइसिस होते हैं, जैसे BSE का जो इंडाइसिस है, मेजर इंडाइसिस, वो है सेंसेक्स। इसी तरीके से जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का जो इंडाइसिस है, मेजर इंडाइसिस, वो है निफ्टी 50। तो यहाँ पर क्या करता है फंड मैनेजर, वो जो भी उसके पास जो कॉर्पस फंड आया है, जो भी इन्वेस्टर का पैसा आया है, वो उसको जो एलोकेट कर देता है निफ्टी की, जस्ट लाइक मान लीजिए वो निफ्टी के 50 में लगा रहा है, तो जो निफ्टी का इंडेक्स है, निफ्टी NSE का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें लगा रहा है। तो जितनी 50 कंपनियों को जो भी एक तरीके से वेटेज है निफ्टी के अंदर, उसी वेटेज के प्रोपोर्शनेट रेशो में वो अपने फंड को एलोकेट कर देता है। मान लीजिए एट प्रेजेंट जो है निफ्टी में जो है 15% यानी कि 15% जो है वेटेज है वो रिलायंस कंपनी की है। तो उसके पास मान लीजिए उसके पास 100 करोड़ रुपए है लगाने के लिए, तो वो 15 करोड़ तो जो है रिलायंस में लगाएगा, और ऐसी अदर कंपनी में जो जो उसका प्रोपोर्शन है उसी एलोकेशन के तरीके से वो अपने फंड को इन्वेस्ट करता जाएगा। अब जिस तरीके से जो है इंडेक्स परफॉर्म करेगा, उस तरीके से जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो परफॉर्म करेगा। यानी कि इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट, आपका म्यूचुअल फंड भी जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आएगी तो वो भी नीचे आएगा। तो इनकी जनरली जो इसकी जो एक तरीके से रिटर्न है इंडेक्स फंड की, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है। किसके इक्विवेलेंट होती है? जिस तरीके से जो इंडाइसिस है, इनकी जो मेजर इंडाइसिस है, चाहे वो निफ्टी है, सेंसेक्स है, जिससे भी उसको कोरिलेट किया गया है, उसके लगभग बराबर। लेकिन जो अब तक हमने पहले जो म्यूचुअल फंड डिस्कस किए हैं वो सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड हैं, तो वो इंडाइसिस से ज़्यादा अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं या उससे कम रिटर्न भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो इंडेक्स फंड है ये अदर फंड से डिफरेंट है। तो पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग जो है ये 6 टाइप के जो है फंड हो सकते हैं। नेक्स्ट एलोकेशन बेस देखते हैं। अब नेक्स्ट एलोकेशन बेस आता है अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि स्कीम के बेस पे भी जो है हम म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस किस तरीके से बांट सकते हैं। सबसे पहला जो आता है दैट इज ओपन एंडेड स्कीम। देखिए इसका नाम ही बता रहा है ओपन एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम वास्तव में है क्या? देखिए ओपन एंडेड स्कीम वो स्कीम है जिसके अंदर जो म्यूचुअल फंड है वो एक तरीके से कोई रिडम्पशन की कोई मैच्योरिटी नहीं दे रहा, यानी कि वो ये नहीं बता रहा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किस पर्टिकुलर डेट को मैच्योर होगा। एक तरीके से ये कंटिन्यूस स्कीम है जिसमें कभी भी आप एंट्री कर सकते हैं, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है। इसमें क्या होता है कि शुरू में तो NFO आता है। NFO होता है न्यू फंड ऑफर, यानी कि जब कोई भी फंड लॉन्च होता है तो वो अपना NFO लेके आती है जिसमें इन्वेस्टर जो है एप्लीकेशंस लगाते हैं। उसके बाद जो है फंड लिस्ट हो जाता है और लिस्ट होने के बाद जो है उसकी डेली बेसिस पे NAV आती है, नेट असेट्स वैल्यू।
उस जो नेट असेट्स वैल्यू पे कोई भी इन्वेस्टर जब चाहे एंट्री करना चाहता है तो वो एंट्री कर सकता है, और जब उसे लगता है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसको उसने रिडीम करना है, यानी कि उससे स्विच ऑफ करना है, उससे विड्रॉल करना है अपना पैसा, तो वो कभी भी जो है उससे स्विच ऑफ कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है। तो एक तरीके से ओपन एंडेड स्कीम में कभी भी इन्वेस्टर एंट्री कर सकता है, कभी भी इन्वेस्टर जो है एग्जिट कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसलिए इसको ये भी कह सकते हैं कि जो ओपन एंडेड स्कीम्स हैं वो एक बहुत बढ़िया लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर का जो पैसा है वो स्ट्रक आउट नहीं होता, ब्लॉक नहीं होता, वो कभी भी निकलना चाहे आसानी से निकल सकता है। जो दूसरी स्कीम आती है दैट इज क्लोज एंडेड स्कीम, बिल्कुल अपोजिट है, जैसा हमने डिस्कस किया पॉइंट 1 में, बिल्कुल उससे अपोजिट है। देखिए क्लोज एंडेड स्कीम क्या है। क्लोज एंडेड स्कीम के अंदर जो है म्यूचुअल फंड जो है एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए जो है स्कीम ओपन होती है। उसमें जो भी इन्वेस्टर जो है वो एंट्री करना चाहता है वो अपनी एप्लीकेशन लगाता है, और इसकी एक मैच्योरिटी पीरियड भी फिक्स होता है। यानी कि मान लीजिए क्लोज एंडेड स्कीम है, उसका एक टाइम फ्रेम जो है वो फिक्स है, जैसे 5 साल, 3 साल, 8 साल। अब मान लीजिए 5 साल के लिए क्लोज एंडेड स्कीम है, तो 5 साल बाद जो है जितनों ने भी उसमें पैसा लगा रखा है उनका पैसा जो है रिटर्न कर दिया जाएगा उस डेट को। जो भी एनएवी होगी, नेट एसेट्स वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो के बेस पर, जो भी पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू होगी उसके बेस पे जो एनएवी निकलेगी, उस एनएवी पे जो है इन्वेस्टर्स का पैसा उनको वापस कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से क्लोज एंडेड स्कीम है। अब ये ओपन एंडेड स्कीम की तरह नहीं है कि कोई भी इन्वेस्टर कभी भी एंट्री कर सकता है, कभी भी एग्जिट कर सकता है, क्योंकि जो स्कीम ओपन होती है वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए होती है। उसके बाद जो है उस स्कीम को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि फंड मैनेजर को एक चीज़ में फ़ायदा मिलता है। किस चीज़ का फ़ायदा मिलता है? क्योंकि उसको पता है कि ये एक कॉर्पस अमाउंट है, ये एक फिक्स अमाउंट है, इसमें ना तो एक तरीके से कोई भी इंक्रीमेंट होगा ना ही डिक्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ना तो कोई नया इन्वेस्टर एंट्री कर सकता है और ना ही कोई इन्वेस्टर जो है टाइम से पहले जो है अपना फंड जो है रिडीम कर सकता है। अब आप कहेंगे ये तो बुरी तरह हो गया, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है उसका पैसा तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया, इस ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करने का फिर फ़ायदा ही क्या है? नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी बनाए रखना कैपिटल मार्केट की खासियत है। इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए ये किया जाता है कि इन क्लोज एंडेड स्कीम्स को जो है किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया जाता है। अब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद जो है कोई भी इन्वेस्टर जो है वो सेकेंडरी मार्केट में जरूर इस स्कीम में बाय भी कर सकता है और इस स्कीम से एग्जिट भी कर सकता है। अब फिर ये क्वेश्चन आता है कि जब स्टॉक एक्सचेंज में जब ये स्कीम लिस्ट होगी उसकी एनएवी तो होगी नहीं, तो उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी? जो उसकी प्राइस डिटरमाइन होगी वो प्राइस डिटरमाइन होगी डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे। अगर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो नेचुरल बात है प्राइस बढ़ेंगे स्कीम के, और मान लीजिए सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो जो स्कीम के प्राइसेस है वो डाउन होंगे। तो एक बात जरूर ध्यान देने वाली बात है कि जो क्लोज एंडेड स्कीम की जो सेकेंडरी मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पे जो प्राइस चल रही है वो क्लोज एंडेड स्कीम की जो एनएवी है, नेट एसेट्स वैल्यू है, उससे डिफरेंट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बराबर हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से नुकसान भी कह सकते हैं, एक रिस्क भी है। लेकिन फ़ायदा ये है कि जो फंड मैनेजर है उसके जो हैंड्स हैं वो एक तरीके से ओपन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर को पता है कि कोई भी एंट्री नहीं होना, एग्जिट नहीं होना, तो उसको एक फिक्स अमाउंट पता है, तो वो अपनी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना सकता है। वो ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। हो सकता है कि उन शेयर्स में अभी हाल ही में 6 महीने में, 1 साल में या 1.5 साल में कोई खास तेज़ी ना आने वाली हो, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद जो है उनमें बहुत अच्छा उछाल आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म में जो है इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है फंड मैनेजर। तीसरा जो आता है दैट इज इंटरवल स्कीम। अब ये बी जो पॉइंट 1 और 2 इन दोनों के बीच में आ जाती है। अब ये इंटरवल स्कीम क्या है? देखिए इंटरवल स्कीम वो स्कीम है जिसमें जो स्कीम्स को ओपन किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम बिंग के लिए, और उस टाइम बिंग के बाद जो है उस स्कीम को क्लोज कर दिया जाता है। यानी कि उस टाइम के बाद जो है वो स्कीम एक तरीके से क्लोज एंडेड स्कीम बन जाती है। यानी कि नया फंड, जो नया इन्वेस्टर है वो एंट्री नहीं कर सकता, और जो दूसरा है वो एग्जिट नहीं कर सकता। जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल क्लोज एंडेड स्कीम की तरह इंटरवल स्कीम भी जो है एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। हाँ, सेकेंडरी मार्केट में आप इसको बाय और सेल दोनों ही कर सकते हैं, और यानी कि बीच बीच में ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है कि कब कब जो है किस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो है स्कीम को अगेन ओपन किया जाएगा फॉर एंट्री एंड एग्जिट। यानी कि एक तरीके से क्लोज एंडेड स्कीम में तो एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स हो गया कि उस टाइम से पहले ना तो ओपन किया जाएगा, मतलब कोई एंट्री नहीं कर सकता, कोई एग्जिट नहीं कर सकता अदर देन सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन इंटरवल स्कीम में एक थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद, जैसे लाइक 2 साल के बाद, फिर उसके बाद 4 साल के बाद, फिर 6 साल के बाद, थोड़े टाइम बिंग के लिए जो है उस स्कीम को एक तरीके से ओपन कर दिया जाता है, जहां पर जो न्यू इन्वेस्टर है वो एंट्री कर सकता है और जो ओल्ड इन्वेस्टर है वो अपने फंड्स को रिडीम करके एग्जिट कर सकता है। नंबर 4 आता है
दैट इज बॉन्ड फंड। देखिए इसका जैसे नाम बता रहा है बॉन्ड फंड, अब ये वो स्कीम है जिसमें इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, जो उसका कॉर्पस फंड है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है कंपनीज के कॉर्पोरेट सेक्टर के बॉन्ड में। एक तरीके से ये डेट फंड की जैसा ही है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो भी फंड्स जो अमाउंट आता है उन्हें बॉन्ड फंड में डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है, उन बॉन्ड्स पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो एक तरीके से ये इन्वेस्टर्स के लिए एक रेगुलर इनकम का काम करता है, और कई बार ये बेनिफिट भी बहुत पहुंचाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इन्वेस्टर खुद बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो वो जब बॉन्ड का एक तरीके से इशू आता है तभी इन्वेस्ट करता है। अब बॉन्ड के प्राइसेस भी जो हैं वो एक तरीके से सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होते हैं, यानी कि कभी कभी जो सेकेंडरी मार्केट होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, वहाँ पर बॉन्ड के जो रेट हैं वो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। तो कई बार क्या होता है कि किसी वजह से जो है बॉन्ड के रेट बहुत ज़्यादा डाउन आ जाते हैं। अब बॉन्ड के रेट जब डाउन आ जाते हैं तो जो बॉन्ड फंड है, इनकी जो बॉन्ड फंड से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है, वो उन बॉन्ड को बाय कर लेते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है कि बॉन्ड जो है वो अवेलेबल तो हो रहा है अपनी जो एक तरीके से फेस वैल्यू है उससे कम प्राइस पर, और जबकि उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है। तो बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि उन्होंने बॉन्ड तो बहुत सस्ते रेट पर खरीद लिया, लेकिन जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा वो उसकी फेस वैल्यू पे आएगा। तो उससे बेनिफिट किसको मिलेगा, उसका मेन बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उससे अच्छी इनकम होगी, और अच्छी इनकम का बेनिफिट जो है उसके जो भी बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स हैं उन सबको इसका फायदा मिलेगा। नंबर 5th इंपॉर्टेंट जो स्कीम आती है ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम ऑफ ऑपरेशन, दैट इज लीवरेज फंड। अब ये लीवरेज फंड क्या है, देखिए कई बार कुछ म्यूचुअल फंड जो हैं वो अब क्या करते हैं कि कुछ अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे को एक तरीके से इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए लीवरेज फंड लॉन्च करते हैं। लीवरेज फंड में क्या करते हैं कि वो ना केवल जो इन्वेस्टर्स का पैसा है, जो इन्वेस्टर्स से उन्होंने पैसा कलेक्ट किया उसको इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि उनकी जो अर्निंग है उसको बढ़ाने के लिए कुछ बोरिंग भी कर लेते हैं मार्केट से। और यानी कि अब डबल पैसा हो गया, जो इन्वेस्टर का पैसा है वो, और एज वेल एज जो उन्होंने बोरिंग किया है, यानी कि जो उधार लिया है वो, दोनों पैसा मिलाकर जो है वो एक तरीके से वो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर, और उससे अर्निंग जो आती है, उससे जो रिटर्न आती है वो प्रोवाइड करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अब इसमें क्योंकि अर्निंग तो बढ़ती है, क्योंकि इसमें डबल फायदा है, जो इन्वेस्टर का पैसा वो भी लग रहा है और उधार लेके भी लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें रिस्क भी जो है वो बढ़ जाता है। जब तक जो है जो म्यूचुअल फंड है उसके इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न है वो बोरिंग की गई फंड की जो कॉस्ट है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है उससे ज़्यादा है। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग जिस पे हमने फंड जो बोरो किए हैं वो 8% है, और मान लीजिए जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रही है वो 10 या 11 आ रही है, तब तक तो जो है इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, क्योंकि उधार तो कम रेट पे लिया है, जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रही है वो ज़्यादा आ रही है। लेकिन इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न है वो बोरिंग ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ बोरिंग से नीचे चली जाती है, तो इन्वेस्टर को फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो लीवरेज फंड में जो है रिटर्न जो बढ़ती है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन फंड्स की जो एक तरीके से जो रिटर्न है उनमें स्टेबिलिटी नहीं रहती, यानी कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती। कभी रिटर्न जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी रिटर्न बहुत ज़्यादा घट जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। नेक्स्ट जो स्कीम्स आती है, नेक्स्ट स्कीम आती है टैक्सेशन फंड्स। देखिए टैक्सेशन फंड्स क्या होते हैं, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा जो है टैक्सेशन फंड में लगाते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो टैक्सेशन एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो है एक तरीके से छूट देती है कि जो भी है इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकता है। खासकर जब वो अपना इंडिविजुअल जो है अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करता है तो उसको छूट दी जाती है अंडर द सेक्शन 80C। 80C के अंदर जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है 1,50,000 रुपीज़ तक। जो 1,50,000 रुपीज़ तक जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और उस इन्वेस्टमेंट पर जो है वो डिडक्शंस गेट कर सकता है टैक्स की कैलकुलेशंस में। और उसके लिए जो है जो कुछ म्यूचुअल फंड्स इस्टेब्लिश होते हैं जिनका मेन मकसद होता है जो टैक्स जो एक तरीके से इन्वेस्टर्स हैं उनको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करना। इसके लिए जो स्कीम लॉन्च करते हैं उस स्कीम को कहा जाता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम वो होती हैं जिनका मकसद होता है एक तरीके से टैक्स में बेनिफिट्स पहुंचाना अपने इन्वेस्टर्स को। तो जो भी लोग जो है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए किसी पर्सन ने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो जब भी वो अपना टैक्स कैलकुलेट करेगा तो वो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के अंडर में जो है अंडर द सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए की जो है डिडक्शंस गेट कर सकता है। और उसका फायदा ये होगा कि उसके ऊपर उसको टैक्स अभी नहीं पे करना पड़ेगा। हाँ, इंडिया में जो है इसके ऊपर एक कैप लगा रखी है, एक लिमिट लगा रखी है कि जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ELSS के अंदर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में, उसे जो है वो 3 साल से पहले एक तरीके से रिडीम नहीं कर सकता। तो 3 साल का एक तरीके से एक ब्लॉकेज पीरियड है, एक तरीके से उसको ब्लॉक कर दिया, उस पर लॉक इन पीरियड है, उस लॉक इन पीरियड में वो इसको एक तरीके से अपने फंड्स को रिडीम
नहीं कर सकता। तो इन फंड का जो मेन मकसद है, इन फंड्स का जो मेन मकसद होता है इन्वेस्टर्स को टैक्सेशन का बेनिफिट प्रोवाइड करना। जो सेवन्थ आता है दैट इज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। देखिए मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स क्या है, जैसे इसका नाम बता रहा है। देखिए मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं, ये स्कीम इसलिए लॉन्च की जाती है, जो भी पैसा ये इन्वेस्टर से रिसीव करते हैं उसको ये कैपिटल मार्केट में नहीं लगाते, बल्कि जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें लगाते हैं। तो टोटली जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, जस्ट लाइक ट्रेजरी बिल्स हो गए, या फिर कॉल या नोटिस मनी हो गई, कमर्शियल पेपर हो गए, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए। तो ये अपना जो पैसा है वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। जब तो अब तक हमने जो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स पढ़े वो वहाँ पर कैपिटल मार्केट में लगाते हैं, जिसके अंदर जो मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो या तो एक तरीके से इक्विटी शेयर्स होते हैं या फिर बॉन्ड्स या डिवेंचर्स होते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें जो मोस्ट यानी कि जो मेजर जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो होती हैं मनी मार्केट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की। मनी मार्केट्स के म्यूचुअल फंड जो है एक तरीके से स्टडी रिटर्न देते हैं, क्योंकि जो मनी मार्केट की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें रिटर्न जो है वो स्टडी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं आते। तो इसका जो बेनिफिट है खासकर वो इन्वेस्टर जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, ताकि चाहे कम रिटर्न आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स। देखिए सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स क्या होते हैं। देखिए ये वो फंड्स होते हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट जो है कुछ ही सेक्टर की सिक्योरिटीज़ में या कुछ ही इंडस्ट्री की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, खासकर उन इंडस्ट्रीज़ में जो उनके ऑफर डॉक्यूमेंट्स जो यानी कि जब प्रोस्पेक्टस लाया जाता है, एनएफओ लाया जाता है, उसमें मेंशन किया जाता है। अब ये किस टाइप की इंडस्ट्री हो सकती है? ये इंडस्ट्री हो सकती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो सकती है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो सकती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स यानी कि एफएमसीजी इंडस्ट्री हो सकती है, इसी तरीके से पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर और अदर तरह की जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री हो सकती है, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री हो सकती है। तो इन किसी भी इंडस्ट्री में जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, खासकर जो जो उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन किया है। अब ऐसे जो म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न है वो पूरी तरह डिपेंड करेगी उस सेक्टर की परफॉर्मेंस पर। अगर वो जो सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो नेचुरल बात है म्यूचुअल फंड की रिटर्न भी अच्छी आएगी, और मान लीजिए किसी वजह से उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है और उसकी परफॉर्मेंस बैड होती है तो नेचुरल बात है इस टाइप की जो म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो भी बैड आएगी। तो ऐसे सेक्टोरल फंड्स में जो है रिटर्न तो कई बार बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन उसके साथ जो उसका रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इनके साथ बहुत एक तरीके से इस टाइप की जो म्यूचुअल फंड है उसमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है, इन्वेस्टर्स को कंटिन्यूस वॉच करना पड़ता है अपने सेक्टर के परफॉर्मेंस के ऊपर, और उसे बहुत ही एक तरीके से एक्सीलेंट होना चाहिए, बहुत ही स्किलफुल होना चाहिए कि इस तरीके के जो सेक्टोरल फंड्स हैं उसमें कब एंट्री की जाए और सब एग्जिट किया जाए। क्योंकि अप्रोप्रिएट टाइम पे एंट्री और अप्रोप्रिएट टाइम पर एग्जिट अगर कर सकता है कोई इन्वेस्टर तो उसके लिए जो सेक्टोरल जो स्पेसिफिक फंड्स हैं जिन्हें सेक्टोरल फंड्स भी कहते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो फंड आता है दैट इज लोड और नो लोड फंड। अब जैसे इनका नाम बता रहा है, अब लोड फंड और नो लोड फंड क्या होते हैं? देखिए लोड फंड वो फंड होते हैं जिसमें क्या होता है कि जब कोई इन्वेस्टर एंट्री करता है या फिर एग्जिट करता है तो उनको एनएवी का एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है चार्ज के रूप में या कमीशन के रूप में देना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए अगर एंट्री लोड लगता है तो मान लीजिए एक इन्वेस्टर पे एंट्री लोड लगाया जाता है 1% का लगाया जाता है, तो कोई इन्वेस्टर जो है वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसका 1% यानी कि 1000 रुपीज़ जो है वो काट लिया जाएगा। तो जो रिमेनिंग 99,000 है वही केवल इन्वेस्ट किए जाएंगे उसके ब्याज पर। इसी तरीके से एग्जिट लोड जब वो एग्जिट करता है तो जो उसका एग्जिट अमाउंट है उसके ऊपर जो है एक चार्ज लिया जाएगा, उसका कुछ परसेंट जो है वो काट लिया जाएगा, वो कहलाएगा एग्जिट लोड। तो एक तरीके के जो होते हैं उन्हें लोड फंड कहते हैं। जनरली आजकल इंडियन म्यूचुअल फंड्स में जो है एंट्री लोड बहुत ही कम कोई म्यूचुअल फंड लेता है, ना के बराबर है। ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड है वो एग्जिट लोड लेते हैं, और खासकर जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उन पर एग्जिट लोड जो है वो 1 साल के लिए होता है, यानी कि 1 साल से अगर पहले आप बेच देते हैं तो उसके ऊपर जो है जनरली 1% का एग्जिट लोड लगता है, और आफ्टर 1 ईयर जो है उसके ऊपर कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। दूसरी ओर जो आते हैं नो लोड फंड्स। नो लोड फंड्स वो होते हैं यानी कि जहां पर एंट्री और एग्जिट करते वक्त किसी भी तरीके का कोई कमीशन या चार्ज नहीं लिया जाता। तो इसका फ़ायदा बहुत इन्वेस्टर को होता है, क्योंकि जब भी वो कोई सिक्योरिटी बाय या सेल करता है तो उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती। तो उस तरीके के जो इस तरीके के जो नो लोड फंड्स हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। जो एक और कैटेगरी जो आती है म्यूचुअल फंड्स की टाइप्स की वो आती है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। इनकी लोकेशन के हिसाब से भी जो है हम म्यूचुअल फंड्स को बायरफिकेट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं।
पहला आता है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। देखिए डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि जहाँ पर सेविंग्स जिस कंट्री में कलेक्ट की जाती है उसी कंट्री में जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसलिए इनको डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड कहा जाता है। देखिए डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को अगेन कई कैटेगरी में जो है डिवाइड किया जा सकता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया स्कीम के बेस पे, यानी कि ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, या फिर बॉन्ड फंड, या फिर लीवरेज फंड, जो भी हमने डिस्कस किए उनके बेस पे इनको फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है। दूसरे जो लोकेशन बेस पे आते हैं दैट इज ऑफशोर फंड्स। देखिए ऑफशोर फंड्स क्या होते हैं, इसमें बिल्कुल डोमेस्टिक फंड से उल्टा है। यहाँ पर जो सेविंग्स जहाँ कलेक्ट की जाती है, इन्वेस्टमेंट किसी और कंट्री में की जाती है, यानी कि सेविंग्स अलग कंट्री में की जाती है, जबकि सेविंग्स कलेक्ट जो है अलग कंट्री में की जाती है, लेकिन जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो किसी दूसरे यानी कि अब्रॉड कंट्री में किया जाता है। यानी कि खासकर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑफशोर फंड वो है जो इंडिया से बाहर तो सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं इंडियन की स्टॉक मार्केट में, उन्हें ऑफशोर फंड्स कहते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि खासकर किसी पर्टिकुलर कंट्री में अगर मान लीजिए बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसके देश में वहाँ पर इकोनॉमी है बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही, तो एक इन्वेस्टर जो है किसी दूसरे देश की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है ऑफशोर फंड के थ्रू, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उनको इन्हेंस कर सकता है, अपनी रिटर्न को बढ़ा सकता है। तो ये डिफरेंट 4 टाइप्स के जो है म्यूचुअल फंड्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। ये कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स हैं जिन्हें आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आप अपनी क्वेरी जो है हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी gulyani@gmail.com पर। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, गुल्यानी क्लासेस को। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।